हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 5 दिसंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं और एक आर्टिकल द हिंदू का लिया गया है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द नीड टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। ये आर्टिकल प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अच्छे से इसे सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा द फॉसिल फ्यूल क्वेश्चन। ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। सीओपी जो सबमिट चल रहा है 28, उसके बारे में ये आर्टिकल है। जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो साइक्लोन मिचोंग के बारे में है। ये अनयूजुअल स्टॉर्म क्यों हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं, प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट को कवर करेंगे। टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द नीड टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंस में एग्रीकल्चर से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 20। प्रपोर्शन देखेंगे 20% जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। हर बार क्वेश्चन रिपीटेटिव टाइप के होते हैं। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर क्या है, डाइवर्सिफिकेशन करने की क्यों ज़रूरत है, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के बारे में बताइए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के इम्पैक्ट बताइए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट बताइए, पॉजिटिव और नेगेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए। ये सारे क्वेश्चन हम इस आर्टिकल में आज एड्रेस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्री के पर्सपेक्टिव से भी। प्रीलिम्स में डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर के। डेटा बेस्ड तो जो डेटा होगा उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो डेटा आपको लगेगा कि हाँ ये लिखने लायक है, बिल्कुल आप लिखिए, मैं भी हाईलाइट कर दूंगा। तो प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से करेंगे आर्टिकल। न्यूज़ में क्यों है ये समझते हैं। अ ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन FAO पब्लिश्ड अर्लियर दिस मंथ हैज़ लेड बेयर द स्टैगरिंग हिडन कॉस्ट ऑफ अवर ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम सरपासिंग एन एस्टोनिशिंग $10 ट्रिलियन। FAO की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जो हिडन कॉस्ट है हमारे ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम की, जिस तरीके से ग्लोबली एग्रीकल्चर हो रहा है उससे जो हिडन कॉस्ट आ रही है वो लगभग कितनी हो चुकी है, $10 ट्रिलियन से ऊपर हो चुकी है, $10 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। और ये बहुत चिंता की बात है। हिडन कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, मेनली जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहे हैं हमारे जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उससे, एग्री फूड सिस्टम है उससे, उसकी बात यहाँ पर की गई है। इन मिडिल इनकम कंट्रीज़ लाइक इंडिया दिस कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट नियर 11% ऑफ GDP। इंडिया की बात करेंगे तो ये जो कॉस्ट है लगभग 11% ऑफ GDP जो है हो रही है और जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। विच मैनिफेस्ट एज हायर पॉवर्टी, एनवायरमेंटल हार्म एंड हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट, है ना। तो हिडन कॉस्ट में हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट भी आ जाएंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज आ जाएंगे और पॉवर्टी जो हो रही है इन सारी चीज़ों के कारण। ठीक है, कैसे हो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर अब सस्टेनेबल नहीं रहा, वायबल नहीं रहा, इसके कारण पॉवर्टी हो रही है, हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट्स और एनवायरमेंट, ये सारी चीज़ों के कारण GDP ऑलमोस्ट 11% का नुकसान हो रहा है। इसे हिडन कॉस्ट कहा गया है। ठीक, द रिपोर्ट ब्लेम्स अनसस्टेनेबल बिजनेस एज यूजुअल एक्टिविटी एंड प्रैक्टिसेस फॉर दिस एस्केलेटिंग कॉस्ट, पॉइंटिंग टू नीड टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। तो जो रिपोर्ट है उन्होंने अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज़ को, प्रैक्टिसेस को ब्लेम किया है, कहा है इसके कारण ये कॉस्ट बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रांसफॉर्म करने की एग्री फूड सिस्टम को पूरे विश्व में। कहाँ से हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है, हमें मोनोक्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय का। उस समय 1965 वॉर चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। 2 लगातार ड्रॉट आए थे उसके पहले। उस समय जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी और इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी थी वो बहुत ज़्यादा खतरे में थी। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, प्रोडक्शन बहुत कम हो चुका था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और इंडिया जो है बाहर US पे रिलाई कर रहा था PL 480 प्रोग्राम के थ्रू। PL 480 प्रोग्राम में वो अनाज दिया जा रहा था जो US पिग को खिलाता था अपने यहाँ, वो अनाज इंडिया पे आ रहा था।
बहुत ज़्यादा इंडिया को ईगो हर्ट हो रहा था, ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी, इतने सारे लोगों को खाना भी खिलाना था। इस बैकड्रॉप में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया, हमने इंटेंसिव एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में किसको बढ़ावा दिया, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम को और केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। दो तरह के प्रैक्टिस सिस्टम होते हैं, एक होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एक होता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर और एक्सटेंसिव में क्या डिफरेंस है, एक्सटेंसिव में हम एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ाते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इंटेंसिव में हम एरिया उतना ही रखते हैं, हम इनपुट बदल देते हैं। इनपुट हमने क्या क्या चेंज कर दिया, इरीगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ा दी, हमने हाइब्रिड वैरायटी सीड्स को जो है इंट्रोड्यूस किया, हमने मैकेनाइजेशन किया और केमिकल फर्टिलाइज़र का खूब ज़्यादा इस्तेमाल किया। इससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। 1971 में इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट डिक्लेयर कर चुका था खुद को। अगर हम आज की बात करें तो इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर पहुंच चुका है, 350 मिलियन टन के आसपास इंडिया का फूड प्रोडक्शन पहुँच गया है। उसके अलावा हम देखें तो इंडिया एक्सपोर्ट में भी टॉप पर है राइस में। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट 40% के आसपास राइस एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। यूक्रेन रशिया जैसे कन्फ्लिक्ट के बाद भी इंडिया को फूड की कोई दिक्कत नहीं आई, फूड इन्फ्लेशन नहीं हुआ। उसका कारण क्या है, क्योंकि आज हम इतना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें किसको हमें थैंक करना पड़ेगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन को। ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन जो दिक्कत आई है वो क्या है, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम। मोनोक्रॉपिंग सिस्टम क्यों लाया गया था, ताकि इकोनॉमिक ऑफ स्केल अचीव की जा सके। इकोनॉमिक ऑफ स्केल मतलब एक ही क्रॉप उगाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और उससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन यही मोनोक्रॉपिंग सिस्टम आज हमारे लिए परेशानी का सबब बन चुका है। कैसे बन चुका है अभी समझेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकस ऑन मार्केटिंग ऑफ हाइल्डिंग वैरायटी ऑफ पैडी एंड व्हीट ऑन एग्रीकल्चर लैंड विच नाउ कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 70% ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए। टोटल जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 70% प्रोडक्शन किस किस क्रॉप का हो रहा है, व्हीट प्लस राइस, दोनों का अगर मिला दिया जाए तो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में 70% प्रोडक्शन दो ही क्रॉप का हो रहा है। और यही हमारे लिए अब चिंता का विषय भी बन गया है। ठीक, पहले हमारे यहाँ सिस्टम क्या था, ट्रेडिशनल सिस्टम। हम लोग जो भी अनाज उगाते थे उसकी सीड्स को बचा लिया करते थे। कुछ जो है फल सीड के लिए बचा लेते थे, दोबारा से सीड्स तैयार की जाती थी और दोबारा से वही सीड को लगाया जाता था, फिर प्रोडक्शन होता था। इसमें इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये इनपुट कॉस्ट जो हमने चेंज किया, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम में आए, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, ये इनपुट कॉस्ट बढ़ती चली गई। कैसे बढ़ती चली गई, अब हम फर्टिलाइज़र के लिए किस पे डिपेंडेंट हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। अब हम सीड्स के लिए किस पे डिपेंडेंट हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। इससे इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी। हमारा जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है वो डिसमेंटल हो गया और हम पूरी तरीके से डाइवर्स क्रॉप वैरायटी सिस्टम से किस तरफ स्विच कर गए, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम की तरफ स्विच कर गए। पहले हम पल्सेस भी उगाते थे, मिलेट्स भी उगाते थे और अब हम सिर्फ राइस और व्हीट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस ट्रेंड्स ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ हाउस होल्ड, रिजल्ट इन एडवर्स इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस इंक्लूडिंग एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये सारे ट्रेंड मोनोक्रॉपिंग के कारण। सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल कॉम्प्रोमाइज़ भी हुआ। क्यों, क्योंकि दाल से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है और दाल हम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। अब किसान इतनी महंगी दाल तो नहीं खरीद सकता, अगर वो खुद थोड़ी दाल उगा लेता तो कम से कम उसके खाने लायक तो हो जाती, उसके घर वालों को प्रोटीन मिल जाता। तो प्रोटीन जो नीड्स हैं, जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा जो है एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन हुआ, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन पूरी तरीके से हो चुका था। किसका, इनपुट्स का। इनपुट्स अब पूरा प्राइवेटाइज कर दिया गया था। हर आदमी जो है क्या कर रहा था, उसको लग रहा था कि मैं पीछे रह जाऊंगा अगर मैंने बोरवेल नहीं खुदाई। पानी की ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइज़र में, जितना नॉर्मली अगर आप देखें मैन्योर यूज़ करेंगे पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो आपको पानी बहुत यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो पेड़ जल जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने बोरवेल खुदाना चालू की। इसके कारण डेथनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि इनपुट का प्राइवेटाइजेशन हो गया और इनपुट खरीदने के लिए लोगों ने लोन लेना शुरू किया। लोन लेने से अगर क्रॉप फेल हो जाती थी तो वो लोन नहीं चुका पाते थे और उनके ऊपर डेट बढ़ना शुरू हो गया। इसी के कारण फार्मर सुसाइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। और जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो लोगों ने कहा कि अब एग्रीकल्चर वायबल धंधा नहीं है, अब एग्रीकल्चर वो बिज़नेस नहीं रहा, सस्टेनेबल नहीं रहा, जिसको करके लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर 2013 की बात करें तो दैट टू एसेट रेशियो of the farmer household in India was 630% higher than in 1992 के कंपैरिजन में
डेप्ट टू एसेट रेशियो की बात करेंगे तो जितना एसेट है उससे डेट का अगर परसेंटेज निकालें तो 630% हायर है 2013 में। ठीक, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। कौन कौन सी क्रॉप को फेवर किया गया ये भी समझ लेते हैं और क्यों फेवर किया गया ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, विच आर द क्रॉप्स आर बीइंग फेवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। 65% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया आर लीगली assured a right to food at subsidized rate through public distribution system and welfare programs such as ICDS and मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तो अगर हम देखें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर राइट बेस्ड अप्रोच रखी है। ठीक, उसमें 75% रूरल एरिया के लोग, 50% अर्बन एरिया के लोगों को क्या किया गया है, कहा गया है कि आप लोगों को सब्सिडाइज रेट में फूड प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएस के थ्रू, वेलफेयर प्रोग्राम के थ्रू, आईसीडीएस के थ्रू एंड मिड डे मील की स्कीम के थ्रू। इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए सरकार जो है क्या कर रही है, प्रोक्योरमेंट कर रही है फूड क्रॉप्स का। प्रोक्योरमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, एफसीआई के द्वारा, जो बेसिकली सारा प्रोक्योर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है और स्टोर करती है। However, this procurement policy heavily favor rice and wheat। लेकिन ये जो procurement policy है ये राइस और वीट को बहुत ज़्यादा फेवर करती है ना। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको एमएसपी के समय भी पढ़ाया था। ठीक है, एमएसपी के समय में सरकार राइस और वीट कितना भी किसान दे तो उसे खरीदना पड़ेगा। एमएसपी रेट में उसे खरीदना ही पड़ेगा, चाहे मार्केट रेट आसमान को छू रहे हों या फिर एमएसपी से नीचे हों। बाकी क्रॉप्स में जब तक के मार्केट रेट एमएसपी के ऊपर हैं सरकार किसी भी तरीके से ऑब्लिगेटेड नहीं है, लेकिन वीट राइस सरकार को खरीदना पड़ेगा एमएसपी की जो ओपन एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसके तहत। ठीक, तो अगर हम बात करें इन 2019-20 द एफसीआई प्रोक्योर्ड 341.32 lakh million ton of wheat and 514 lakh million ton of rice. Whole wheat and rice are also export commodities. In contrast, Indian government approved the procurement of total only 3.49 lakh million ton of coarse grains such as jowar, bajra, ragi, maize and barley by state government for a central pool and local distribution, which is less than 1% of total food grain procurement. अगर आप coarse grain की बात करेंगे, मिलेट वगैरह की बात करेंगे, ज्वार बाजरे की बात करेंगे, रागी की बात करेंगे तो इसका प्रोक्योरमेंट केवल 1% है। और बाकी जो देखा जाए तो प्रोक्योरमेंट किसका हो रहा है, राइस एंड वीट का। ठीक, तो ये बेसिकली जो क्रॉप फेवर की गई वो कौन सी की गई, राइस एंड वीट क्रॉप को फेवर किया। इसके कारण कल्टीवेशन एरिया भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, किसका, कोर्स ग्रेन का। 1966-67 से लेकर के 2017-18 के बीच में 20% जो कल्टीवेशन एरिया है वो इन क्रॉप्स का कम हो गया है। वहीं अगर राइस और वीट की बात करें तो राइस का एरिया 20% बढ़ा और वीट का एरिया 56% इंक्रीज़ हुआ है इसी ईयर्स के मध्य में, बीच में। ठीक है, एट द सेम टाइम अदर वाटर इंटेंसिव क्रैश क्रॉप लाइक शुगर केन एंड अरेका नट हैव also flourish under policy favoring investment in dams and canal irrigation। ठीक है, इसके अलावा जो प्लांटेशन क्रॉप्स है, जो कैश क्रॉप्स है, उनका प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। फॉर एग्जांपल अरेका नट का, शुगर केन का, इनका प्रोडक्शन क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज सरकार लेके आई जिसमें डैम्स और कैनल इरिगेशन के ऊपर मतलब फोकस किया गया। ठीक है, इरिगेशन पे प्रैक्टिसेस पे फोकस किया गया तो ये शुगर केन वगैरह का प्रोडक्शन करना आसान हो गया। ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ये यूपीएससी प्री में पूछा जा चुका है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप, और उसमें शुगर केन ऑप्शन था और शुगर केन इज़ द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा पानी का ज़रूरत शुगर केन में ही पड़ता है। ठीक, तो जहाँ सूखी जगह थी वहाँ पर भी इरीगेशन फैसिलिटीज़ आ गई और उस जगह पर भी ड्राई एरिया में भी शुगर केन प्रोडक्शन होने लगा। और फिर कभी सूखा पड़ जाता था तो फिर बहुत सारे लोगों को, किसानों को अपनी जान देनी पड़ती थी, क्योंकि उनको क्या हो जाता था, डेट में चले जाते थे, ऋण में चले जाते। तो ये इस तरह की पॉलिसीज़ के कारण जो है आज जो किसान है, जो एग्रीकल्चर है, वो पूरी तरीके से नॉन वायबल हो चुका है। ठीक, द एक्सपांशन ऑफ शुगर केन कल्टिवेशन अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीजेज द प्रेशर ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट टू एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो जो शुगर केन है वो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रही है, पॉल्यूशन बढ़ा रही है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ा रही है, क्योंकि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है। आयरोनिकली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन इंडिया आर अमॉन्ग द मोस्ट फूड एंड न्यूट्रिशनल इनसिक्योर। जो छोटे किसान हैं वो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर हैं, न्यूट्रिशनल इनसिक्योर हैं इन सारे प्रैक्टिसेस के कारण। द ग्लोबल फूड सिस्टम स्ट्रक्चर हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लास्ट मील। ठीक, जो ग्लोबल फूड
सिस्टम है स्ट्रक्चर, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है फार्मर्स को। क्यों हुआ है? क्योंकि अब पूरी दुनिया से क्या हो रहा है, फूड एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसमें अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्राइसेस एकदम कोलैप्स कर जाते हैं, और फिर अगर प्राइसेस कोलैप्स कर जाते हैं तो जो लोकल किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होना पड़ता है, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ जाते हैं। इंपोर्ट बढ़ेंगे सस्ते प्राइसेस में तो उनका जो प्रोडक्शन है, उनका प्रोडक्शन वाली चीज़ें बिकेगी नहीं। इसके कारण अगर सोयाबीन की बात करें, जो कि मालवा रीजन में बहुत ज़्यादा होता है, मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा सोयाबीन एमपी ही प्रोड्यूस करता है। लगभग 70% जो प्रोडक्शन है सोयाबीन का वो मध्य प्रदेश करता है। वहाँ के फार्मर जो है सोया के ग्लोबल प्राइसेस पे डिपेंड करते हैं, और चूँकि 2012 से 16 के बीच में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था, कोलैप्स हो गए थे प्राइसेस, इसके कारण किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उन्हें क्या करना पड़ा, सोयाबीन छोड़ के दूसरी क्रॉप में स्विच करना पड़ा। ठीक है, किस में? राइस में और वीट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्राइसेस कितने भी गिरे सरकार एमएसपी में खरीदेगी ही खरीदेगी। ठीक, तो जो अपना ग्लोबल फूड सिस्टम स्ट्रक्चर है उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब बात करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे मदद कर सकता है। बात करते हैं डाइवर्सिफाइड मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम रूटेड इन एग्रो इकोलॉजी प्रिंसिपल कुड बी वायबल सॉल्यूशन टू रिवाइटलाइज डिग्रेडेड लैंड एंड सॉइल प्रैक्टिसेस नोन बाय various names like Akadi Salu in Karnataka involve intercropping with combination of legumes, pulses, oilseeds, trees, shrub and livestock. This approach enable cash provisions from commercial crop, fodder and food production and offer ecosystem services such as nitrogen fixation and pest traps and support the local biodiversity. अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट है? यहाँ पर एक जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसका नाम दिया हुआ है अकादी शालू, जो कि कर्नाटका में यूज़ किया जाता है। लोकल टर्म है, लोकल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। इसमें क्या करते हैं हम? इंटरक्रॉपिंग करते हैं। इंटरक्रॉपिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो इंटरक्रॉपिंग से रिस्क कम हो जाती है। अगर आपकी एक क्रॉप फेल हो गई तो दूसरी क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। दूसरा, इंटरक्रॉपिंग से नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो सकता है। अगर आप लेग्यूम क्रॉप को यूज़ कर रहे हैं, पहले राइस लगाइए, फिर लेग्यूम क्रॉप लगाइए, फिर दूसरी क्रॉप लगाइए, उससे जो आपकी सॉइल हेल्थ है वो बेहतर होगी नेचुरल तरीके से। इसके अलावा आपको फूड एंड फॉडर भी मिलेगा, है ना, फूड प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, कमर्शियल क्रॉप भी लगा सकते हैं और आपको इकोसिस्टम सर्विसेज भी मिलती है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज़ अ नीड ऑफ आवर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि हम डाइवर्सिफिकेशन या अल्टरनेटिव फार्मिंग सिस्टम में जाएंगे तो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑफ स्केल जो हमने अचीव किए वो नहीं रहेगी और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम होगी, जिससे इनकम ऑफ फार्मर भी थ्रेटन हो सकती है। हालांकि एनवायरनमेंट थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन हमारी जो इनकम है फार्मर्स की वो और कम हो जाएगी, एग्रीकल्चर और जो है नॉन वायबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन की बात करें, जो कि रिपोर्ट में दिया हुआ था, वो यही सजेस्ट कर रहा है कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो इनकम होगी फार्मर्स की वो बेहतर हो जाएगी। और इसलिए ऐसी क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल मिलेट्स जैसी क्रॉप को, जो कि न्यूट्रिशियस भी है, सेमी अरिड सिचुएशन में भी लगाई जा सकती है, ग्राउंड वाटर को बर्डन भी नहीं दे रही है, इनपुट बहुत कम लगता है और बेहतर कॉस्ट मिल रही है इसको, क्योंकि पूरी दुनिया में इसको जो है फेम मिल रहा है। अभी रिसेंटली इंडिया बहुत ज़्यादा इसको क्या कर रहा है, एडवर्टाइज़ कर रहा है इसका पूरे तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से इसका मार्केट भी बन रहा है पूरे विश्व में, जिससे इसकी जो कॉस्ट मिलेगी किसानों को वो भी अच्छी मिलेगी और इनकम भी जो होगी वो भी काफ़ी बेहतर होगी। तो इस तरह की क्रॉप को क्या करने की ज़रूरत है? इस तरह की क्रॉप को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। वाइल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विल इन्वॉल्व सम ऑफ द लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, इट वुड प्रिजर्व नेचुरल कैपिटल एंड अलाउ फार्मर टू बिकम न्यूट्रिशनली सिक्योर। थोड़ा बहुत नुकसान प्रोडक्टिविटी को ज़रूर होगा, लेकिन नेचुरल कैपिटल भी बचेगी और जो किसान हैं उनको न्यूट्रिशनली भी सिक्योर करेगी ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रैक्टिसेस है। अब कैसे फार्मर ट्रांजिशन कर सकता है? ट्रांजिशन ऑब्वियसली ग्रेजुअल ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एकदम हटाए और पूरा का पूरा मोनोक्रॉपिंग सिस्टम से हटा करके हमने सडनली ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चालू कर दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू कर दिया, जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग। धीरे धीरे ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस मूविंग फ्रॉम केमिकल इंटेंसिव प्रैक्टिसेस
to non-pesticide management, then adopting natural farming practices can reduce input cost। ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअल करेंगे तो हमारी इनपुट कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होगी। हम नेचुरल प्रैक्टिसेस सिस्टम में जाएंगे, उसमें जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग की बात करें तो उसमें कोई इनपुट कॉस्ट नहीं होती है। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे स्विच करेंगे तो इनपुट कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्म इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग 70% फॉर कमर्शियल क्रॉप, 20% फॉर फूड एंड फॉडर एंड 10% फॉर एनवायरमेंट सर्विसेज लाइक ऑयल सीड। अगर हम देखें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हमारा खेत है 100% में 70% में कमर्शियल क्रॉप लगाओ, 20% में फूड एंड फॉडर और 10% में एनवायरमेंटल सर्विसेज। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं। धीरे धीरे हम जो कमर्शियल क्रॉप है उसके फ्रैक्शन को और कम करके 50% तक लेके जाएंगे। और जो बॉर्डर क्रॉप्स है, बॉर्डर क्रॉप्स का मतलब क्या है, जो आपका खेत है उसके बॉर्डर में लगाई जा सकती है लोकली सूटेबल ट्री स्पीशीज़ को हम यहाँ पर लगा सकते हैं अपने फ्रूट्स के लिए और फॉडर के लिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जा सकता है और सोशल फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर लॉन्ग रन में देखें तो 25 साल में जो है किसान की जो इनकम है वो सस्टेन फार्म इनकम हो जाएगी, एग्रीकल्चर वायबल हो जाएगा और नेचुरल कैपिटल को भी बचाया जा सकेगा। ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है द फॉसिल फ्यूल क्वेश्चन। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जो क्लाइमेट समिट चल रहा है उसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर यह आर्टिकल आया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो भी डेवलपमेंट होते हैं प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। COP28 आ चुका है। अभी तक के फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने की बातचीत कभी नहीं की गई है। डिक्लेरेशन की बात करें, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में तो फॉसिल फ्यूल में सिर्फ कोल को फेज आउट करने की बात की गई थी COP26 में, जिसको इंडिया ने डिप्लोमेसी के थ्रू फेज़ आउट की जगह फेज़ डाउन स्टेटमेंट में करवा लिया था कि फ़ेज़ आउट नहीं करेंगे, पूरी तरीके से कोल का इस्तेमाल बंद नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे उसे कम किया जाएगा। ऐसा डिक्लेरेशन में इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू किया था। ठीक, लेकिन अभी तक के फॉसिल फ्यूल को पूरे तरीके से फेज़ आउट करने की बात एक भी बार नहीं की गई है। अगर देखें आयरनी तो 80% जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन फॉसिल फ्यूल के कारण हो रहा है। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑयल आते हैं, पेट्रोलियम डीजल हो गए, उसके बाद नेचुरल गैस आती है, उसके अलावा कोल आते हैं और इन सारी चीज़ों के डेरिवेटिव्स भी आते हैं और इन्हीं के कारण पॉल्यूशन भी हो रहा है, इन्हीं के कारण ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी हो रहा है। और आज तक के हमने सिर्फ ऑयल और गैस और इन सारी चीज़ों के यूज़ को फेज़ आउट करने की बात कभी नहीं की है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या अब COP28 में फॉसिल फ्यूल को पूरी तरीके से फेज़ डाउन करने के लिए इंक्लूड किया जाएगा, उसके प्रोडक्शन को कम करने की बात की जाएगी आने वाले समय में, क्या ऐसा किया जा सकता है? तो ये बेसिकली चीज़ें इस आर्टिकल में क्वेश्चन मार्क की गई है। कंट्रोवर्सी हुई है, उसके कारण ये चीज़ें न्यूज़ में आई हैं और इसलिए ये आर्टिकल में आई है। अल जबर की बात करेंगे, अहमद अल जबर जो कि UAE के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, उनका एक वीडियो रीसरफेस हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक सीमित रखने के लिए फॉसिल फ्यूल के फेज डाउन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी तरह का कोई साइंस ऐसा नहीं कहता कि फॉसिल फ्यूल फेज़ आउट होगा तभी ये 1.5 डिग्री जो है टेम्परेचर अचीव किया जा सकेगा, मतलब जो टोटल राइज़ है वो 1.5 डिग्री अचीव किया जा सकेगा, ऐसा वो उस वीडियो में कह रहे हैं। आयरनी क्या है, ये जो UAE के मिनिस्टर हैं ये एक ऑयल कंपनी के CEO भी हैं। तो ये ऑब्वियस है कि जितनी भी ऑयल वाली कंट्रीज़ हैं वो कभी फेज़ आउट या फेज़ डाउन वर्ड के लिए कभी भी क्या नहीं होगी, राज़ी नहीं होगी। इवन वेस्ट कंट्रीज़ की बात कर लो, पूरे के पूरे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नेचुरल गैस पे डिपेंड कर रहे हैं, शेल गैस पे डिपेंड कर रहे हैं, पेट्रोलियम पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपको यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट याद हो तो उस समय यूरोप ने नेचुरल गैस को ग्रीन जो है डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि उस समय एनर्जी का क्राइसिस हो गया था। तो उस समय नेचुरल गैस ग्रीन गैस बन गई थी। ठीक है, नेचुरल गैस कहीं ना कहीं पॉल्यूशन नहीं करती है लेकिन ग्रीन हाउस एमिशन तो बढ़ाती है। नेचुरल गैस को अगर आप जलाते हो तो CO2 रिलीज़ होता है और CO2 सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, ग्रीन हाउस गैस है और इसके कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसी के कारण टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। तो वो सडनली क्या हो गई, हिपोक्रेसी इनकी दिखाई देने लगी। अब बात करते हैं इंडिया के इनिशिएटिव की। इंडिया जो है COP27 में
फॉसिल फ्यूल की पहली कंट्री है जिसने फॉसिल फ्यूल को इंक्लूड करने की बात की गई थी, और कोशिश किया था कि यूरोप की कंट्रीज़ को ऑन बोर्ड लाया जाए, और किसको ऑन बोर्ड लाया जाए, यूएस को। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन के बाद दोनों कंट्री ऑन बोर्ड तो हो गई, लेकिन उसके बाद ये जो प्रपोज़ल था वो पता नहीं कहाँ बर्नर में जल गया, कुछ आइडिया नहीं लगा कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फॉसिल फ्यूल के फेज आउट और फेज डाउन की बात पूरी तरीके से दब गई। अब COP28 में इस वीडियो के रीसरफेस होने से, इस वीडियो के वायरल होने से दोबारा से बात शुरू हुई है कि क्या फॉसिल फ्यूल को फेज़ आउट या फेज़ डाउन करने की ज़रूरत है। बस यही आर्टिकल है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। इंडिया ने बहुत अच्छा रोल अदा किया था, क्योंकि कोल के यूज़ को पूरी तरीके से फेज़ डाउन कर रहे थे। कोल इंडिया बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। इंडिया ने बोला ऐसा है तो फिर फॉसिल फ्यूल पे आ जाओ, पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल को फेज़ आउट करो, सिर्फ कोल के पीछे क्यों पड़े हो। और ये बेसिकली सारे चीज़ें इस तरीके से चल रही है। ठीक है, इतना ही आर्टिकल है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, यही आपको समझना था। ठीक, इस बार क्या एंट्री हो पाएगी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जितनी भी ऑयल कंपनी है, स्पेशली UAE भी ऑयल कंट्री है, जिसका पूरा डेवलपमेंट, पूरा पैसा जो है ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी ही चेयरमैनशिप में ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं देंगे। एक और पॉइंट है, डिक्लेरेशन में ऐसे कोई टारगेटेड नहीं थे। जैसे कि कोल को फेज़ आउट करने की बात की गई तो उसमें कोई ईयर नहीं दिया गया कि इतने साल में आपको फेज़ आउट करना है या फिर उसे फेज़ डाउन करना है। तो अगर डिक्लेरेशन में आ भी जाता है तो ये सिर्फ सिंबॉलिक होगा, इसका कोई रियल में मायने नहीं है, इसके किसी भी तरह के मायने नहीं होते हैं। हो सकता है डिक्लेरेशन में आ भी जाए अगर US बहुत ज़्यादा प्रेशर डाले और यूरोप बहुत ज़्यादा प्रेशर डाले, इंडिया अपना डिप्लोमेसी के थ्रू कुछ अचीव कर सकता है, इस तरह की चीज़ें। वैसे बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि UAE जो है प्रेसिडेंट है, तो वो बिल्कुल जो है इन सारी चीज़ों को डालने के लिए कोशिश करेगा कि इस सारी चीज़ों को ना डाला जाए। ठीक, ये बेसिकली हमारा क्या था, आर्टिकल था। हमारा लास्ट आर्टिकल है वाई साइक्लोन मिचोंग हेडेड टू आंध्र कोस्ट एन अनयूजुअल स्टॉर्म। आखिर ये साइक्लोन मिचोंग अनयूजुअल स्टॉर्म क्यों है, इसकी बात करेंगे। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। मेंस में जनरली जो साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन आए हैं वो उसके नाम से रिलेटेड है कि उसका नाम कैसे रखा जाता है, और सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है पिछले 8 सालों में। तो आप लोग एटलीस्ट ऐसी चीज़ों को जो रिपीट हो रही है उनको आप ज़रूर पढ़ लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल भी। शुरू करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन मिचोंग विल क्रॉस आंध्र प्रदेश कोस्ट इन Bapatia district between the cities of Nellore and Machilipatnam in the forenoon of Tuesday, the IMD said on Monday evening। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, ये साइक्लोन ऐसे आ रहा है और इस तरीके से जो है इंडिया को चेन्नई से लेके आंध्र प्रदेश तक के रीजन को हिट करेगा। द स्टॉर्म विच वॉज सेंटर्ड अराउंड 80 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ नेल्लोर एंड 120 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ चेन्नई एट 5:30 PM on Monday and moving northward along the Andhra coast has brought heavy rainfall to most of Tamil Nadu and part of Andhra Pradesh and southern Odisha। ठीक है, तो जो ये साइक्लोन है वो इस तरीके से मूव करता है, अपने को पहले से ही पता है ना, ईस्टर्न साइड जाता है, तो इस तरीके से हिट करते हुए ऐसे जा रहा है। किस किस रीजन को, तमिलनाडु के मोस्ट पार्ट में ये रेनफॉल लेके आएगा, आंध्र प्रदेश के बहुत सारे पार्ट में रेनफॉल है, और सदर्न उड़ीसा के पार्ट में भी ये रेनफॉल लेके आ रहा है। अब ये अनयूजुअल क्यों है ये समझ लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू टू अनफेवरेबल ओशन कंडीशन, स्टॉर्म दैट डेवलप ओवर नॉर्थ इंडियन ओशन इन दिसंबर डोंट यूजुअली अटेंड डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटीज़। ठीक है, दिसंबर के समय में चूँकि जो टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर, वो बहुत हाई नहीं होता, 27 डिग्री तक नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी इतना हाई हो जाता है 15-16 डिग्री वो सी सरफेस टेम्परेचर की साइक्लोन बन जाते हैं। लेकिन साइक्लोन कभी इतने इंटेंसिफाइड साइक्लोन नहीं होते हैं, स्टॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इतने भयावह नहीं होते हैं। किस समय में, दिसंबर और नवंबर के समय में जो साइक्लोन बनते हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, इसलिए ये अनयूजुअल साइक्लोन कहला रहा है। हाई इंटेंसिटी साइक्लोन पैकिंग हाई स्पीड एंड ब्रिंगिंग हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन सच एस मिचोंग आर नॉट कॉमन एट दिस टाइम ऑफ ईयर। इस समय में जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल लाते हैं, बहुत ज़्यादा विध्वंस करते हैं, उस तरह के साइक्लोन नहीं आते हैं, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है। द IMD हैड इनिशियली प्रिडिक्टेड दैट द मिचोंग वुड रिमेन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो IMD है उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया था कि मिचोंग क्या होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा, जिसकी स्पीड 62 से 87 किलोमीटर प्रति आवर होगी, until it crossed the आंध्र प्रदेश कोस्ट
On Sunday, however, IMD upgraded it to intensity of a severe storm. लेकिन इसे सीवियर स्टॉर्म डिक्लेयर किया गया किसके द्वारा? IMD के द्वारा। कब? संडे को अपग्रेड कर दिया गया और क्या कहा, इसकी स्पीड कितनी होगी? 88 से 166 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये मूव कर रहा है, और जितनी स्पीड से ये आएगा उतना ज़्यादा तूफान लेके आएगा, उतनी ज़्यादा वर्षा लेके आएगा और उतना ज़्यादा विध्वंस भी करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशंस की कि क्या जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन है ओशियन सी सरफेस टेम्परेचर का, सी सरफेस टेम्परेचर हाई होना, 27 डिग्री होना। ठीक, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन लो प्रेशर के कारण होता है। ठीक, शुरू पहले ये समझ लेते हैं, यहाँ पर लो प्रेशर है, बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ गया है लगभग 27 डिग्री तक। तो यहाँ पर क्या होगा, कन्वेक्शन होगा, सारी जो है एयर ऊपर तरफ मूव होने लगेगी, और यहाँ पर सारी की सारी एयर जो है कन्वेक्शन के कारण ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर एयर होगी नहीं, एयर नहीं होगी तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। आसपास के एरिया में हाई प्रेशर है, तो यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं मूव करती हैं, तो बहुत तेज़ी से हवाएं यहाँ पर आएगी और बहुत ज़्यादा स्पीड से, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया होगा, यहाँ हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया। प्रेशर ग्रेडियंट देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बहुत तेज़ी से आएगी हवाएँ, इतनी तेज़ी से आएंगी कि वो यहाँ से आके कोरियालिस फोर्स के कारण इस तरीके से मूव होने लगेगी। ठीक है, कोरियालिस फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में वो आ रही हैं, तो यहाँ से इस तरीके से वो हवाएं ऐसे मूव होने लगेगी और फिर वो जमा होते होते कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ मूव होने लगेगी। जब ये हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो ऊपर क्या होगा, कन्वेक्शन होगा और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे तो बहुत भयानक रेनफॉल होगी, बहुत भयानक थंडरस्टॉर्म होगा। तो इसके अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो पहला जो होता है आई होता है, जो बीच का पार्ट होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है, एकदम वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आई वॉल होती है, उसके बाद रेन बैंड जोन होता है जहाँ पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं और इस रेन बैंड जोन में ही सबसे ज़्यादा पानी आता है। ठीक, ये हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर हो गया। पहली कंडीशन क्या है, हाई सी सरफेस टेम्परेचर। जब हाई सी सरफेस टेम्परेचर होगा तब लो प्रेशर क्रिएट होगा। दूसरा है क्या है, प्रेजेंस ऑफ कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स अगर नहीं होगी, कोरियालिस फोर्स जीरो होती है, इसलिए इक्वेटर में ये सारी चीज़ें नहीं बन पाती है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म क्यों डेवलप नहीं होते इक्वेटर में, क्योंकि कोरियालिस फोर्स जीरो होती है। कोरियालिस फोर्स अगर नहीं होगी तो ये पूरी हवाएं यहाँ आ जाएगी, हाई प्रेशर जो है, जो हवाएं हैं वो इस जो है लो प्रेशर को भर देगा, तो डेवलप ही नहीं होगा। चूँकि कोरियालिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के 90 डिग्री में लगती है, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ये कोरियालिस फोर्स है, तो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगा विंड का वो ये होगा। तो विंड यहाँ से आ रही है, इसमें कोरियालिस फोर्स लगेगी तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी और इस तरीके का सर्कल बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। जब साइक्लोन पूरी तरीके से बन जाएगा तब ये साइक्लोन मूव करेगा ईस्टर्न डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ये मूव करता है। बे ऑफ बंगाल में बनता है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर कहीं बना और फिर ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए जो कोस्टल एरिया है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, वहाँ पर ये जाके हिट करता है। ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड रीज़न हो जाएगा। थर्ड क्या है, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। ये थर्ड कंडीशन है, अगर ये कंडीशन रहेगी तभी जो है साइक्लोन बनेगा। फोर्थ है प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया। ठीक, तो ये 4 कंडीशंस हो गई ट्रॉपिकल साइक्लोन को डेवलप होने के लिए। जब तक ये कंडीशंस नहीं फुलफिल होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते हैं। अब हम बात करेंगे स्टॉर्म के इंटेंसिफिकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले हम इन फैक्टर के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, the intensification process is highly complex and influenced by a combination of various favorable atmospheric conditions including boundary layers, the fluid layer adjacent to boundary surface. Second है wind shear, changes in wind direction और speed over horizontal and vertical direction. Third जो important है वो है convection, transfer of heat within a fluid. Fourth है Rossby waves which occur in rotating fluids and upper air circulation, ocean circulation and air sea interaction. ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स को आपको नोट डाउन करना है, ये डायरेक्टली आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। अगर हाई कन्वेक्शन रेट रहेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो स्टॉर्म बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसी तरीके से अगर हम विंड शीयर की बात करें, विंड शीयर अगर कम रहता है, अपर वर्टिकल लेयर
की जो हवाएं हैं वो ज़्यादा मूव नहीं करती हैं, तभी जाके ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। तो ये सारी कंडीशन फेवरेबल कंडीशन होती हैं इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन के लिए। ये सारी कंडीशन आप नोट डाउन कर लीजिए, प्रीलिम्स में आपको डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और ये हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन कंप्लीट होता है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, एन्जॉय योर डे।